नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये भारत के किसान हैं, क्रिमिनल नहीं हैं। सम्मान और पुरस्कार देकर सत्ता खरीद लेने के इस दौर में यह आवाज उनकी तरफ से आई है जिनके पिता एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया है, मगर उनके पोते जयंत चौधरी अपने दादा की विरासत समझ नहीं सके। एमएस स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने अपने पिता के काम और सम्मान का फर्ज अदा कर दिया। मधुरा स्वामीनाथन एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, अर्थशास्त्र की एक्सपर्ट हैं और कृषि पर कई साल से काम कर रही हैं। मधुरा स्वामीनाथन ने उस सभा में यह बात कह दी जो भारत रत्न के जश्न के लिए बुलाई गई थी। भारत भर के वैज्ञानिकों के बीच मधुरा स्वामीनाथन ने कह दिया कि ये भारत के किसान हैं, क्रिमिनल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अखबारों में खबरें छपी हैं कि किसानों के लिए जेल बनाए जा रहे हैं, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। ये किसान हैं, अपराधी नहीं है। मैं भारत के वैज्ञानिकों से अपील करती हूं कि आप अन्नदाता से बात करें। हम उनके साथ क्रिमिनल की तरफ बर्ताव नहीं कर सकते, हमें समाधान निकालना है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर हमें एमएस स्वामीनाथन का सम्मान करना है तो हमें अपने साथ किसानों को लेकर चलना होगा। The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. Thank you. मधुरा स्वामीनाथन ने इतना भर कहकर न सिर्फ अपने पिता को दिए जा रहे भारत रत्न का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि उन किसानों के जख्म पर मरहम भी लगाया है जो एमएस स्वामीनाथन के सुझाए फॉर्मूले के साथ एमएसपी की मांग कर रहे हैं और एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों के साथ अपराधी की तरह हो रहे सलूक की बात उठाकर एमएस स्वामीनाथन की बेटी ने पुरस्कारों और सम्मान के साथ जमीर खरीद लिए जाने के रिवाज को तोड़ दिया है। जयंत चौधरी से इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री ने उनका दिल ही जीत लिया। क्या जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाते ही किसानों के मुद्दों को भी छोड़ देंगे? क्या जयंत ने जनता की राजनीति छोड़ दी? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि किसानों के साथ क्या हो रहा है? ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसकी निंदा तो कर सकते थे। क्या एनडीए के साथ जाते ही एमएसपी की मांग अब खराब हो गई? कर्ज माफी की मांग अब बेकार हो गई? अगर एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह के काम में, उनके काम के पीछे किसान नहीं होते तो भारत रत्न का क्या मोल रह जाता? शायद यही वजह रही होगी कि एमएस स्वामीनाथन की बेटी मधुरा स्वामीनाथन ने अपने पिता के काम का फर्ज अदा कर दिया। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी पर कर्ज लाद दिया है। इस कर्ज से माफी का एक ही रास्ता है कि जयंत चौधरी भी मधुरा स्वामीनाथन की तरफ भारत रत्न स्वीकार करें, मगर किसानों के साथ हो रही जाति के खिलाफ बोले भी। लेकिन बोलना अब उनके बस की बात नहीं। वे भारत रत्न के लिए अपनी राजनीति सजाने में लगे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा इस बार अलग है, फिर भी उसका बयान है कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन है। मधुरा स्वामीनाथन के इस बयान के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी एमएस स्वामीनाथन की बेटियों मधुरा स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन के साथ बुलाकर परिवार के साथ तस्वीर खिंचाना चाहेंगे? मधुरा स्वामीनाथन के उस बयान का वे कैसे सामना करेंगे कि ये किसान हैं, क्रिमिनल नहीं हैं? विदेश यात्रा पर निकलने से पहले प्रधानमंत्री ने एक तस्वीर ट्वीट की। इस तस्वीर में कर्पूरी ठाकुर के परिवार की आज की पीढ़ी के सदस्यों को बुलाया गया है। ऐसा तो नहीं कि अब मधुरा स्वामीनाथन से बचने के लिए स्वामीनाथन के परिवार को बुलाया न जाए। मथुरा स्वामीनाथन ने बयान देकर प्रधानमंत्री को मुश्किल में डाला है।
सम्मान के वक्त उनकी मौजूदगी किसानों की गरिमा बढ़ा रही होगी कि कोई तो है जिसने सम्मान के बदले किसानों का सौदा नहीं किया, सत्ता का सौदा नहीं किया। जब चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को सम्मान मिला तब अखबारों में कुछ लेख आए जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री ने भारत रत्न देकर 4 प्रकार के एम साध लिए, मार्केट, मंदिर, मंडल और मंडी। लेकिन 4 दिनों के भीतर उन्हीं मंडियों में जाने वाले किसान सड़क पर आ गए और मंडी में जो फसल बिकेगी उसकी कीमत की गारंटी मांगने लगे और कीमत क्या हो कहने लगे कि एमएस स्वामीनाथन के फॉर्मूले के आधार पर तय हो। साफ है कि किसानों में इतनी समझ तो है कि वे फर्क कर पा रहे हैं कि सम्मान किसे मिला है और उनकी समस्या का समाधान क्या है। उनकी समस्या का समाधान भारत रत्न नहीं है। अखबारों में तरह तरह के स्लोगन गढ़ दिए जाते हैं, लेकिन किसानों का यह आंदोलन बता रहा है कि किसान नेताओं और किसानों के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों का सम्मान केवल भारत रत्न नहीं है, उनकी चिंताओं का समाधान भी है, उनके बताए रास्ते पर चलने का भी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर चौधरी चरण सिंह जिंदा होते तो वे भारत रत्न सम्मान स्वीकार नहीं करते। मधुरा स्वामीनाथन ने किसानों के साथ हो रहे जुल्म की बात कर एक बड़ी लकीर खींच दी है। कम से कम सम्मान से किसी को भी खरीद लेने का भरम, चुप करा देने का भरम उन्होंने तोड़ दिया। मधुरा स्वामीनाथन ने अपने पिता का एक पुराना बयान भी ट्वीट किया है। यह बयान उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया। इस बयान में स्वामीनाथन ने कृषि कानून वापस लिए जाने पर खुशी जताई थी, यानी उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि ये कानून किसानों की भलाई के लिए नहीं है। 19 नवंबर 2021 का ही यह बयान है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान किया। स्वामीनाथन ने लिखा है कि खेती में संपूर्ण लागत के ऊपर 50% जोड़कर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा सकता है। स्वामीनाथन ने अपने बयान में लिखा है कि राष्ट्रीय किसान आयोग की रिपोर्ट का मूल भी यही है। भारतीय किसान आयोग मनमोहन सिंह की सरकार के समय बना था, जिसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे। 2004 से 6 के बीच इस आयोग की तरफ से 5 रिपोर्ट आई। स्वामीनाथन का कहना है कि अगर खेती का भविष्य सुधारना है तो हमें उत्पादन, खरीद और कीमतों के मोर्चे पर ध्यान देना होगा, तीनों पर एक साथ ध्यान देना होगा। किसान इसी फॉर्मूले के तहत एमएसपी दिए जाने की गारंटी की मांग कर रहे हैं। बहुत से अर्थशास्त्री स्वामीनाथन के इस फॉर्मूले से सहमत नहीं। वे हमेशा एमएसपी छोड़कर दाएं बाएं की बात करते रहे हैं कि किसानों को अलग से पैसे दिए जाएं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन क्या यह पैसा किसानों की जो लागत होती है प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी भरपाई कर सकता है? जाहिर है नहीं कर सकता है। किसानों का भला तभी होगा जब उनके हाथ में उपज की लागत के बदले उससे ज्यादा सही दाम मिले और उपज की खरीद सुनिश्चित की जाए। मनमोहन सिंह की सरकार स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी नहीं दे पाई। 10 साल से नरेंद्र मोदी केंद्र में हैं, कई बड़े फैसले लेने का दावा करते हैं। उनकी सरकार में दर्जनों सहयोगी दलों के दबाव का झंझट भी नहीं है। फिर नरेंद्र मोदी स्वामीनाथन आयोग के फैसले के अनुसार एमएसपी क्यों नहीं दे सके, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? 2010 में उपभोक्ता मामलों पर एक वर्किंग ग्रुप का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि एमएसपी को लागू किया जाना चाहिए। सभी आवश्यक वस्तुओं के संबंध में कानूनी प्रावधान तैयार किए जाएं कि जहां भी यह तय कर दिया गया है वहां एमएसपी से नीचे किसान से कोई लेन देन ना हो, या एक तरह से गारंटी ही है। नवंबर 2021 में कहा गया कि एमएसपी के लिए कमेटी बनेगी। आज भी यही कहा जा रहा है कि कमेटी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कमेटी के अध्यक्ष थे 2010 में, उसकी रिपोर्ट में गारंटी की बात है। तब 2023 में, 2020 में, 21 में, 22 में, 24 में गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है? नवंबर 2021 में उन्होंने कमेटी बनाने की बात कही। 18-19 महीनों में सरकार फैसले पर क्यों नहीं पहुंची?
अगर उसे एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देना अच्छा लगता है, सही लगता है, जरूरी लगता है, तो उनके फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी देने में दिक्कत क्या है? गारंटी की मांग क्या मनमोहन सिंह के समय थी? यह मांग कहां से आई? जब कृषि कानून लाए गए अध्यादेश के जरिए, तब किसानों को शक हुआ कि मंडियां खत्म की जा रही हैं। मंडी खत्म होगी तो एमएसपी खत्म हो जाएगी। इस कारण से एमएसपी की गारंटी की मांग पहले नंबर पर आ जाती है। नवंबर 2020 में जब किसान दिल्ली आए, तब से एमएसपी की गारंटी की मांग प्रमुख रूप से मुखर होती है। अब राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो एमएसपी की गारंटी देगी। अतीत में कांग्रेस ने स्वामीनाथन फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी नहीं दी, ना गारंटी दी, अब देने की बात कर रही है। स्वामीनाथन जी को बीजेपी की सरकार ने भारत रत्न दिया, मगर जिस चीज के लिए स्वामीनाथन जी ने अपनी जिंदगी दी, हिंदुस्तान के किसानों के लिए जो उन्होंने मेहनत की, जो स्वामीनाथन जी ने कहा, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। इसका क्या मतलब है? स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। जून 2016 में जब एमएसपी की घोषणा की गई, तब भी सवाल उठे कि स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के हिसाब से नहीं दिए गए। सरकार ने एमएसपी बढ़ाई थी, लेकिन आलोचना इस बात को लेकर होने लगी कि स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार होनी चाहिए। अगर उस फॉर्मूले का पालन किया गया होता, एमएसपी और अधिक हो जाती, जिससे किसानों का फायदा हुआ होता। किसान जब भी आंदोलन करते हैं, लोग लेक्चर देने आ जाते हैं कि खुले बाजार में जो दाम तय हो, उसी के आधार पर आप खरीद बिक्री कीजिए। ये बहुत ही फ्रॉड तर्क है। सभी को पता है कि उपज के दाम को लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं। पहले एकाधिकार बनाती हैं, फिर दाम गिरा देती हैं, और यहां से लेकर अमेरिका का किसान गरीब होने लग जाता है। ऐसे तर्क देने वाले लोगों से सावधान रहें, उनकी बातों को गौर से सुनें, अपने तर्कों का भी इस्तेमाल करें। जब प्याज के दाम बढ़ते हैं, तब निर्यात पर क्यों रोक लगाई जाती है? क्या तब किसान को नुकसान नहीं होता है? या किसके फायदे के लिए होता है? क्या यह राजनीतिक फैसला नहीं? सवाल है कि 2 साल में एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया? जिस समय किसान एमएसपी की मांग कर रहे थे और कर रहे हैं, उसकी गारंटी की मांग कर रहे हैं, उसी समय उनसे बात करने गए, चंडीगढ़ गए मंत्री पीयूष गोयल, एमएसपी के पोस्टर ट्वीट कर देते हैं। अब आप इन पोस्टरों को ध्यान से देखिए। इसमें दावा किया गया है कि मसूर, गेहूं, जौ और चना की एमएसपी यूपीए के कार्यकाल से ज्यादा हो गई है। कोई भी इन पोस्टरों को देखकर यही समझेगा कि एनडीए ने ज्यादा दाम दिया। एक चीज आपको समझनी चाहिए, किसान यह नहीं जानना चाहते कि यूपीए की तुलना में एनडीए में कितना मिल रहा है, बल्कि यह जानना चाहते हैं कि एमएस स्वामीनाथन कमेटी के फॉर्मूले के हिसाब से मिल रहा है या नहीं। पीयूष गोयल के इस पोस्टर में इसकी जानकारी नहीं है कि एमएसपी तय करने का आधार क्या है। तब भी हम चाहते हैं कि आप इन पोस्टरों के नीचे वाले हिस्से को देखिए। अब यहां पर यूपीए के 4 साल के बीच कितने दाम बढ़े, एमएसपी बढ़ी, इसकी जानकारी दी गई है 2010-11 से 2013-14 के बीच की। अगर आप यूपीए के 4 साल ले रहे हैं तो एनडीए के भी 4 साल लेने चाहिए, लेकिन यहां तो यूपीए के 4 साल की तुलना एनडीए के 10 साल से की जा रही है। अब हम गेहूं का उदाहरण लेना चाहते हैं। इसमें लिखा है कि 2010-11 में गेहूं की एमएसपी 1120 रुपए प्रति क्विंटल थी, 2013-14 में बढ़कर 1400 रुपए हो गई, यानी 4 साल में 280 रुपए बढ़ती है। साथ में यह बताया गया है कि इस समय गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल है।
इससे पता चलता है कि यूपीए के 1400 से बढ़ाकर एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल एनडीए के समय कर दी गई। तब फिर आपको देखना चाहिए कि यूपीए के 10 साल में कितनी वृद्धि हुई। 2003-04 में गेहूं की एमएसपी 630 रुपए थी, 2013-14 में 1400 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। 10 साल में यूपीए के दौरान गेहूं की एमएसपी 122% बढ़ती है, दुगने से भी अधिक। जबकि एनडीए के 10 साल में गेहूं की एमएसपी 1400 प्रति क्विंटल से बढ़कर 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो जाती है, यानी 63% की वृद्धि होती है। तो आपने देखा कि गेहूं की एमएसपी यूपीए के समय 122% बढ़ती है और एनडीए के समय 63%। कांग्रेस भी अपनी तरफ से अक्टूबर 2023 में यही बात कह चुकी है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान गेहूं पर एमएसपी 119% बढ़ी और मोदी कार्यकाल में 57%। क्या टीवी चैनलों और अखबारों ने आप तक ये खबरें पहुंचाई? क्या इसलिए पीयूष गोयल ने इस पोस्टर में एनडीए के 10 साल के सामने यूपीए के 10 साल का आंकड़ा नहीं लिया, ताकि यह किसी को ना दिखे कि यूपीए के 10 साल में गेहूं की एमएसपी में दुगने से ज्यादा की वृद्धि हुई, जो कि एनडीए के मुकाबले की वृद्धि से कहीं ज्यादा है। एक और बात है, मोदी सरकार के मंत्री ने जिन पोस्टरों को जारी किया है, एमएसपी के बढ़ने का दावा किया है, उनसे यह नहीं पता चलता कि लागत में कितनी वृद्धि हुई। यानी यूपीए के समय बीज और डीजल के दाम कितने बढ़े और एनडीए के समय कितने बढ़े। हमें देखना चाहिए कि इस आधार पर यूपीए में ज्यादा एमएसपी बढ़ी या एनडीए में बढ़ी। जैसे यूपीए के समय सितंबर 2013 में डीजल 51 रुपए प्रति लीटर था, एनडीए के समय में लंबे समय से डीजल 90 रुपए लीटर के आसपास है। 10 साल पहले गेहूं के बीज का सरकारी रेट 1800 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल था, आज 4200 रुपए प्रति क्विंटल है। बिजली का बिल भी बढ़ा है, अन्य उपकरणों के दाम बढ़े हैं, उर्वरकों, कीटनाशकों, दवाओं के दाम भी बढ़े हैं। तो जिस तरह से लागतें बढ़ी हैं, क्या उसके अनुपात में एनडीए में फसलों की एमएसपी बढ़ी है? अगर एमएसपी लागत से ज्यादा मिल रही होती तो किसानों की आर्थिक हालत इतनी खराब क्यों होती? कल शाम से सरकार की ओर से बेहद भ्रमित करने वाला और कोरा झूठ फैलाया जा रहा है और हमेशा की तरह से मीडिया के बहुत सारे साथी जो सरकार के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार हैं, इसको खूब हवा दे रहे हैं और इसको चीख चीख कर टीवी चैनलों पर बोल रहे हैं। बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी का कानून आ गया तो 11 लाख करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से असत्य है और जब राहुल गांधी जी ने इसका ऐलान किया तो सोच समझ कर किया। समझिए कि ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है और ये झूठ क्यों है। ये झूठ इसलिए है क्योंकि जो एग्रीकल्चर मार्केट है हमारा, वो इम्परफेक्ट है, वो एसिमेट्रिकल होता है। मार्केट के फोर्सेस में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, मार्केट में मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए हस्तक्षेप जरूरी होता है और वही हस्तक्षेप एमएसपी करता है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब कोई भी खरीद इसके नीचे नहीं हो सकती, इसके ऊपर ही होगी। पहली बात, सरकार पूरा पैदा किया हुआ अनाज तो खरीदती नहीं है, थोड़ा उसका अंश ही खरीदती है अपने बफर स्टॉक के लिए। लेकिन एमएसपी यह सुनिश्चित करता है कि बाजार का जो मूल्य है वो एमएसपी के ऊपर हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर हो। इससे किसान की सुरक्षा होती है। अगर बहुत ज्यादा उपज हो गई और एकदम से दाम गिर गया तो एमएसपी यह सुरक्षित करता है कि बाजार के फोर्सेस उसको कम दाम पे खरीद कर स्टॉक ना कर ले और फिर बाजार में बेचकर बड़ा मुनाफा ना कमाए। सुनिश्चित करता है कि एमएसपी के चलते किसानों की सुरक्षा होती रहे। तो एमएसपी एक फ्लोर प्राइस सुनिश्चित करता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि 2005 से 2011 के बीच में मनरेगा में जो राशि यूज होती थी, इस्तेमाल होती थी, उसमें भारी गिरावट आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मनरेगा ने रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक फ्लोर प्राइस दिया मजदूरी का, और उसके बाद जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर था उसने अलग अलग तरीके के काम किए वहां पर और उसमें ज्यादा मजदूरी मिली क्योंकि मनरेगा ने एक फ्लोर प्राइस, एक न्यूनतम प्राइस तय कर दिया था। तो एमएसपी इसी तरह से एक हस्तक्षेप का टूल है, हस्तक्षेप का कारण है, जिससे कि प्राइसेस में स्थिरता आ सके, जिससे कि किसान भारी नुकसान से अपनी फसल ना बेचे और उसका बहुत बड़ा नुकसान ना हो। तो असलियत यह है कि सरकार के इशारों पर व्हाट्सएप से पढ़ देना एक बात है, थोड़ी तो अपनी अकल भी लगाइए। सरकार तो एक अंशी खरीदती है, कहां से 11 लाख करोड़ हो गया। और एक बात और है,
जब 14.5 लाख करोड़ की ऋण माफी हो रही थी सूट बूट वालों की, तब चिंता नहीं जताई। जब 4.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स को 32% से घटा के 22% पे किया गया और राजकोष को घाटा हुआ, तब चिंता नहीं जताई। किसानों की बात पर सरकार के भ्रम और झूठ को फैलाने के बजाय थोड़ी सी विवेक और थोड़ी सी बुद्धि का खुद भी इस्तेमाल कीजिए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में जितेंद्र चौबे की रिपोर्ट छपी है। इसमें बताया गया है कि पिछले 3 साल से कृषि क्षेत्र से जुड़े निर्यात में गिरावट आई है। इस कारण किसानों की आमदनी पर भी असर पड़ा है। 2020-21 में कृषि निर्यात का ग्रोथ रेट 17% था, जो 2022-23 में घटकर 6% हो गया। 17 से 6% पर आने का मतलब है कृषि निर्यात में कितनी तेजी से गिरावट आई है। आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, मगर पहले जहां 102 देशों से ताजे फलों का आयात होता था, अब 112 देशों से हो रहा है। आए दिन रिपोर्ट छपती रहती है कि गांवों में मांग नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी घटती जा रही है, लोगों के पास पैसे नहीं। अगर किसानों के हाथ में पैसे होते तो जाहिर है ऐसी स्थिति नहीं होती। सरकार चाहे जितने पोस्टर बना ले, सच्चाई यही है कि गांवों की हालत अच्छी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि गांवों में बीजेपी का राजनीतिक समर्थन घटा है, ऐसा भी नहीं है। इन्हीं ग्रामीण वर्ग में उसका राजनीतिक समर्थन बढ़ा है और बरकरार है, लेकिन यह खेती में आमदनी के बढ़ने, दोगुनी होने से नहीं हुआ। बीजेपी जानती है कि जब मतदान होगा तब इन बातों से जुड़े मुद्दे हवा हो जाएंगे। अगर किसानों के मुद्दों के कारण राजनीतिक नुकसान जरा भी होता तो टीवी पर कहां मंदिर बना है, कहां पर मंदिर बनने वाला है, कहां मंदिर बनना चाहिए, इस पर डिबेट नहीं हो रहा होता। इन सब के बाद भी किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। आप इसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। चारों तरफ से रास्तों को बंद कर यह नहीं कहा जा सकता कि आंदोलन को किसानों का व्यापक समर्थन नहीं है। जिस तरह से लोगों को आंदोलन में आने से रोका जा रहा है, उससे कभी इसकी व्यापकता का पता नहीं चलेगा। सरकार भले आंदोलनों को तोड़ दे, लेकिन मांगे ना माने जाने के कारण कहीं के भी किसानों की कमर टूटती रहेगी। किसानों को गरीब कौन रखना चाहता है? वही जिसकी नजर उनकी जमीन पर है। जमीन बिकेगी तो कौन खरीदेगा? वही जो ट्रैफिक जाम में फंसने के नाम पर किसानों को गाली दे रहा है। मूल बात वही है जो मद्रा स्वामीनाथन ने कहा है, ये किसान हैं, क्रिमिनल नहीं है, और यही याद रखने की जरूरत है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।